गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ बच्चों, ये कर लिया काम सबने? ओके। एक सेकंड। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1A पार्ट, नी डाउट्स? ये 16th में बच्चों हल्की सी एम्बिग्विटी है ना, कि क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी रेशियो लेनी है। राइट बच्चों, थोड़ा और क्लियरली मेंशन होना चाहिए था। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है कि उसमें क्या करना है ना। और बताओ बच्चों। ये बच्चों थर्ड जो डी है, वैसे ही मतलब जबरदस्ती बनाई हुई ऑप्शन है, कि जैसे उसमें नहीं होता कि लाइट चैप्टर में होता है कि लेंस लेके अभी हम रेस को कन्वर्ज करवा देते हैं, तो उन्होंने हमें बना दिया ऑप्शन कि हम कुछ मैग्नेटिक लेंस ले लें जो इन रेस को कन्वर्ज करवा देगा। ठीक है, तो कोई मतलब वो नहीं है, कोई मीनिंग नहीं। और कोई क्वेश्चन बचाओ? आपने देखा होगा बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हैं, राइट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ए बच्चों बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो 3 है मतलब। ओके, तो लास्ट टाइम बच्चों आपको ख्याल होगा कि हम सीख रहे थे कि
जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है ना, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो हमने कहा सबसे पहले तो एक प्लेन ले लो, वर्टिकल प्लेन जो उस वेक्टर को कंटेन कर रहा है, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोल दो। करेक्ट। और एक ज्योग्राफिक मेरिडियन था जो नॉर्मल अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल को कंटेन करता है। तो सबको याद है बच्चों हमने किस तरह किया था कि भाई एंगल्स को, भाई दो तरीके के एंगल्स लिए थे हमने। एक एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसने कितना मूव किया, उसको हमने बोला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और दूसरा एंगल ऑफ डिप, है ना, जो जो बता रहा था कि उसने वर्टिकल प्लेन में कितना मूव किया वेक्टर में। राइट बच्चों, वो सबको मतलब उसमें कोई डाउट तो नहीं है। एक मैंने आपको कहा था ये याद रखना है कि जो डिप वाला होता है वो साइन कन्वेंशन किस तरह से होती है कि मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। ओके। तो बच्चों ये जो हमने पढ़ा, इससे एंगल का तो पता चल गया। अब हमें कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को स्टडी करने के लिए बच्चों हम जनरली तो ये फिगर देखना ध्यान से। यार रुको मैं अलग से दिखा देता हूँ। अब बच्चों अगर हम पर्टिकुलरली मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन की ही बात करें, ठीक है, अभी बच्चों मैंने कुछ लिखा भी नहीं था। तो बच्चों हमें मैग्नेटिक मेरिडियन में ये कुछ ऐसे एंगल बनाता हुआ दिखेगा, राइट। डी का वेक्टर, जहाँ पे बच्चों ये एंगल हमारा डिप है, राइट। बच्चों दिख रहे हैं आप स्क्रीन आपको।
ठीक है, तो ये अपना बी वेक्टर दिखेगा ना इस प्लेन में। तो अगर मैं इस प्लेन के अंदर बच्चों इसके दो कंपोनेंट्स बना दूं, तो तो बच्चों हम ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है इसको बी वी कह सकते हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम बी एच कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। अब बच्चों इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप ध्यान से सोचो, इसको मतलब समझने का बेस्ट तरीका कि जो नॉर्मल 2D कंपास होती है, वो किधर को पॉइंट करेगी बच्चों? आप ये समझ रहे हो बच्चों कि वो जो है वो बी एच की तरफ ही पॉइंट करेगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन तो भाई बी एच के, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो बी एच वेक्टर ही दिख रहा है अपने को। क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या बच्चों ये बात समझ आ रही है कि एक जो नॉर्मल 2D कंपास है वो हमेशा बी एच के अलोंग पॉइंट करती है, ना कि बी के अलोंग, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती वर्टिकल डायरेक्शन में तो रोटेट। बोलो बच्चों ये बात क्लियर है कि नहीं? ओके। और यहां से बच्चों हम ये भी देख सकते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है, मतलब, तो इसलिए बच्चों हम जनरली ना बी एच बता देते हैं। ऑफ कोर्स हम निकाल तो दूसरा भी सकते ही हैं कि बी एच अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस डेल्टा एंड बी बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन डेल्टा। तो मतलब जैसे भी जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं, बट मोस्टली जैसे हमने समझा हमें जरूरत बी एच की पड़ती है, हमें बी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग ही मूव कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, है ना। ये बच्चों आ गया समझ? ओके, तो चलो इससे एक और कंसेप्ट करते हैं, बिल्कुल वेक्टर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और ये बात क्लियर हो जाएगी। इसको हम कहते हैं एपरेंट एंगल ऑफ टिप। तो बच्चों
हमें इंफॉर्मेशन ये दी हुई है at some place declination is θ1 and dip is delta1. आपको ढूंढना है फाइंड द अपरेंट डिप in an imaginary plane making angle θ2. With geographic meridian. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ समझा? कि भाई आपको एक्चुअल एंगल ऑफ डेप्थ तो तभी मिलेगा ना अगर आप मतलब जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली एंगल ऑफ डेप्थ हम कैसे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिर्फ वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है, तो आपको सही एंगल ऑफ डेप्थ तो तभी मिलेगा ना अगर आपको वो जो एंगल ऑफ डेप्थ है मतलब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखोगे। राइट बच्चों, तो अब क्वेश्चन ये है कि आपने उसको मैग्नेटिक मेरिडियन की जगह किसी और प्लेन में रख लिया जिसका एंगल θ2 है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या एंगल ऑफ डेप्थ दिखाएगा? सिचुएशन सबको क्लियर हो गई बच्चों? ओके चलो ट्राई करो। बेसिकली हो सकता है आप बिल्कुल आप मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं निकाल पाओगे, बस रिलेशन निकाल दो θ1 θ2 डेल्टा1 डेल्टा2 में। बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है। बच्चों आपका जो भी टेस्ट हुआ था टेस्ट 6, उसमें कोई करेक्शन तो नहीं थी मेड नॉन मेड?
हाँ, मेड में एक थी, यस, वो यूनिट्स गलत लिखे हुए थे। उसके अलावा और कोई? ठीक।
हुआ बच्चों? नो। हर्ष और साहिल गलत है। करवाऊं बच्चों? तो आपको एक प्लेन में हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पता है, दूसरे प्लेन में ढूंढना है ना? ध्यान से समझो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को।
चलो बच्चा ऐसा करना है, ये ट्राई करना, ठीक है, मैं अभी बता नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम करेंगे इस पर डिस्कस, करते करना आराम से। नेक्स्ट जो कंसेप्ट होता है न्यूट्रल पॉइंट्स। तो जो न्यूट्रल पॉइंट्स का क्या मतलब है कि जैसे मान लो मैंने एक ऐसे एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है, और इसको अलाइन किया हुआ है कि इसका नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है जी। तो एक बार बच्चों ध्यान से सोचो, क्या ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल है जहां पे ये मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है बच्चों मैग्नेट, तो क्या ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल है जहां पे इस मैग्नेट की फील्ड और अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कैंसल आउट हो जाए? फिर से सुन लो, मैग्नेट की फील्ड और अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कैंसल आउट हो जाए। बच्चों मतलब ये मान लो कि जो जब जैसे बच्चों क्वेश्चन में जब कुछ नहीं मेंशन्ड होता ना डिक्लिनेशन के बारे में, तो हम यही मान लेते हैं कि अर्थ की मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उधर कोई है, मतलब नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट कर रही है, एक्चुअल मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट कर रही है। तो बच्चों इस केस में ऐसा होगा ना कि अगर बच्चों हम सोचें तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इस इक्वेटोरियल प्लेन में सोचो अगर मैं ये पॉइंट पी लूं, इस पॉइंट पे अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर को होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, ऐसे, है ना, और बार मैग्नेट की फील्ड किधर को होगी, ऐसे, नीचे। तो क्वेश्चन समझ आ रही है बच्चों? तो जिस पॉइंट पर आ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसका एक तरीके से मतलब क्या हो गया कि मतलब जहां पे न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां पे मैग्नेट का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, समझ गए? तो
राइट बच्चों। और बेसिकली इसका रिलेशन क्या बन जाएगा, बी एच इज इक्वल टू, जहां पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा होगा, राइट। तो बच्चों तो हमने इस तरह से याद रखना है कि इफ नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट, फिर से नहीं आ रहा, क्या बच्चों। समझ आ गया बच्चों। ओके, अब बच्चों ऐसे ही उल्टा केस लेके देखो एक बार। अब मान लो हमने मैग्नेट को उल्टा रखा है, मैग्नेट का नॉर्थ इज टुवर्ड्स साउथ ऑफ अर्थ। अब बताओ बच्चों कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट्स आएंगे। यस, तो इस केस से बच्चों क्या होगा, अब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हर जगह पे इस तरफ को होगी, ऐसे है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मैग्नेट की फील्ड इससे ऑपोजिट कहाँ पे आएगी, एक्सियल पॉइंट्स। जो एक सेकंड,
तो चलो तब तक मैं तुम्हें बताता हूँ वो जो मैं तुम्हें बता रहा था अपनी ट्रिप का। तो, तो मेरी ट्रिप का स्टार्ट ही ऐसा हुआ था कि बस ये राजपुरा से जस्ट निकले ही थे जब हम बाला एंटर कर रहे होते हैं, मतलब जो बॉर्डर है वहां। सुबह निकला था मैं 7 बजे, तो फास्ट चला रहा था, तो वहीं खड़े थे पुलिस वाले, तो ओवर स्पीडिंग का चालान हो गया। और वहां से निकले ही थे, और फिर अम्बाला के अंदर ही एक जगह और पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने फिर रोक लिया। तो ये वो तो बस मतलब वो तो बस बैठी जबरदस्ती थे कि बस उन्हें तो पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने तो जबरदस्ती हर पॉइंट गिना दिया कि आ, आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, बच्चों ने मास्क नहीं डाला हुआ, ये वो, मतलब अभी हाई सिक्योरिटी प्लेट तो मतलब अब कंपल्सरी हुई नहीं है। तो तो उसने फिर पैसे लिए, तो मतलब विद इन हाफ आवर 2 जगह मैंने दिए पैसे। और फिर तो मतलब ये था कि पूरे रास्ते बस ऐसे ही डर लग रहा था कि हाँ भाई अब फिर रोकेंगे पुलिस वाले, अब फिर रोकेंगे। हाँ, तो उसके आगे की सारी जर्नी 70 की स्पीड से की मैंने कवर। हाँ जी। तो अब बच्चों अगर एक पॉइंट नीचे आएगा तो फिर एक पॉइंट ऊपर भी आएगा। राइट। तो अब यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा बच्चों? यहाँ पे होगा बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यूब। करेक्ट। एंड बच्चों आप ये समझो कि इस केस में तो दो न्यूट्रल पॉइंट्स ही आएंगे बस, क्योंकि सिर्फ एक्सेस पे ही आना है। वहां तो प्लेन में आने थे तो इन्फानाइट आते, यहाँ पे सिर्फ एक्सेस पे आने हैं तो इसलिए दो ही आएंगे। ठीक है जी। तो ये बच्चों अपना अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो हम स्पेसिफिकली नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स के लिए ही पढ़ते हैं। ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टीज की हमें मतलब जैसे करंट वाले मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में जरूरत नहीं पड़ी थी। ये हम सिर्फ जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स हैं उनके लिए ही, इनके बारे में, उनके बारे में मतलब उनके लिए ही हम ये प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए मतलब चैप्टर का नाम भी यही था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना।
तो अगली हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ naturally occurring materials. अच्छा, इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम अपने माइंड में बच्चों एक कंसेप्ट बिठाएं। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट से बच्चों बात करते थे डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक का क्या प्रॉपर्टी होती थी, मतलब वो उसके साथ क्या हो जाता था कि जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते थे तो वो पोलराइज हो जाता था, है ना। तो वो पोलराइज होके इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड फील्ड बना देता था, राइट। तो मतलब हमें ये पता था कि वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, तो भाई क्या होता है। तो जैसे हमें पता था कि कंडक्टर को रख दो तो कंडक्टर अपने अंदर फील्ड 0 कर देता है, डाइलेक्ट्रिक को रख दो तो वो फील्ड को कम कर देता है। तो बच्चों ऐसे ही हम अब ये सीखेंगे कि जब हम वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को एक पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड जहां पे है वहां पे रख देते हैं तो उनके साथ क्या होता है, ठीक है। और बच्चों आपने ये सुना होगा या देखा भी हो सकता है कहीं पे कि ऐसा होता है कि जो कुछ मटेरियल्स होते हैं उनकी भी टेंडेंसी होती है कि वो खुद ही मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मतलब ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो तो वो खुद से मैग्नेटाइज हो सकते हैं। मतलब उनके अंदर अगर नेचुरली मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं था बट उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये चीज हम अपने माइंड में रखें। इसका मतलब बेस्ट एग्जांपल आयरन रहता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज एक अपने माइंड में रख लोगे तो आगे वाली प्रॉपर्टीज इजीली मतलब समझ आ जाएंगी कि अगर मैं ऐसे तो जो मान लो ये आयरन का पीस है और अगर हम इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में रख देंगे तो ऑल्दो आयरन का खुद से पहले से कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है, तो जो मतलब इसको एक बार कंपेयर करो डाइलेक्ट्रिक से। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता था कि डाइलेक्ट्रिक एक न्यूट्रल मटेरियल था जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो पोलराइज हो जाता था, है ना। तो उसी का इक्विवेलेंट क्या है कि अगर आप कोई मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। किस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, वो तो अभी हम सीखेंगे, बट हमें ब्रॉडली समझना है कि हाँ भाई वो मैग्नेटाइज हो सकता है। बच्चों ये बात समझ आ रही है।
ओके, तो अब बच्चों इसके लिए हम जो टर्म डिफाइन करेंगे उसको हम बोलेंगे एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फिर इसको कई जगह हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल देते हैं। तो बच्चों कोई भी ऐसी फील्ड जो किसी और मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रही है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी फील्ड जिसके अंदर आपने मटेरियल को रखा है, मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटाइज करने के लिए, उसको हम कहते हैं एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करें कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या है, फिर उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज द external field responsible for magnetizing a substance। ठीक है जी, तो जो इसकी इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया है, मतलब ये तो बी हो गया है ना, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया हमने। इसकी इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया है एज इसको जो हम एच से डिनोट करते हैं क्वांटिटी को, एज जो भी वो बी एक्सटर्नल था अपॉन म्यू नॉट। ठीक है जी, मतलब इंटेंस मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या थी जो किसी को मैग्नेटाइज कर रही है, उसकी इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया है, उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर। कोई डाउट बच्चों? बच्चों फटाफट इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस निकाल लो।
यस, राइट वरुण। यस, तो यूनिट्स बन जाएंगे बच्चों एम्पेयर पर मीटर, और डायमेंशंस बन जाएंगी एम्पेयर एल माइनस का, मतलब करंट इनटू लेंथ -1। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों हम टर्म डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पहले बच्चों हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, है ना, मतलब कि जो एक्सटर्नल फील्ड थी जो मैग्नेटाइज कर रही थी, कि भाई उसने उसकी क्या इंटेंसिटी है। ठीक है, अब हम बच्चों ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा मटेरियल था वो मैग्नेटाइज हो गया होगा, राइट। तो हम उसकी इंटेंसिटी की बात करना चाहते हैं, मतलब हम एक तरह से क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ आती है। तो मतलब जब हम अपने मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, वो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है। करेक्ट। तो अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आप बच्चे दोनों टर्म समझ रहे हो। पहली टर्म ये एक तरह से जो मैग्नेटाइज कर रहा है उसको कुछ वैल्यू दे रही थी, दूसरी टर्म जो मैग्नेटाइज हो गया उसको वैल्यू दे रही है, राइट। इसको हम कहते हैं एज मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होता है।
ठीक है। बच्चों इसको कैलकुलेट करने का अप्रोक्सीमेट सा मेथड भी होता है, जैसे मान लो जो इस तरीके का एक बार मैग्नेट है, ठीक है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ए हो गया। तो इसको अच्छा आई से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा इसमें बच्चों एक अप्रोक्सीमेशन सी करते हैं। अगर इसकी लेंथ हम 2L मान लें तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गई बच्चों m इंटू 2L, है ना, फोर्स स्ट्रेंथ इंटू 2L। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू 2L। मतलब एक बार यहाँ तो 2 ऐसा करो बच्चों, एक 2 कैपिटल L लिखो, है ना, एक बार के लिए तो एग्जैक्ट लिखें। और अगर मतलब हम धक्का कर दें तो ये m/a हो जाएगा। ये बच्चों हम कई जगह कर लेते हैं ये चीज ना, जब कुछ कई बार मेंशन्ड नहीं होता, कई बार बस ये अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं या कुछ भी, कि हम मैग्नेट की लेंथ और पोल्स के बीच में डिस्टेंस को सेम मान लेते हैं। असली में तो ऑफ कोर्स डिफरेंट ही होता है, बस कई बार हम ये धक्का कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा इसकी डेफिनेशन, ये कुछ ऐसी बन गई ना, पोल स्ट्रेंथ पर एरिया। बच्चों इसके यूनिट्स निकालो, क्या आते हैं। आप देखोगे बच्चों इसके यूनिट्स भी सेम एम्पेयर पर मीटर ही बन जाते हैं। ओके बच्चों, सबको ये बात समझ आ रही है कि फर्स्ट टर्म जो थी वो किसको क्वांटिफाई कर रही थी, फील्ड को जो मैग्नेटाइज कर रहा है। सेकेंड टर्म जो है वो किसको क्वांटिफाई कर रही है, कि उसके इफेक्ट को, कि बॉडी कितना मैग्नेटाइज हुई, राइट।
और अब बच्चों तीसरी टर्म हम बना देते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इसका बच्चों ये सिंबल होता है, इसको मतलब साई कहते हैं, ग्रीक सिंबल। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज सिंपली डिफाइंड एज आई अपॉन एच। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि इट इज रेशियो ऑफ कितना मैग्नेटाइज हुई बॉडी अपॉन कितनी फील्ड थी एक्सटर्नल, है ना। बच्चों मुझे याद करके बताओ, बिल्कुल ऐसे ही इस सीक्वेंस में हम 11th में कौन सा कंसेप्ट पढ़ते हैं? पहले समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल, फिर उसका इफेक्ट, फिर उनकी रेशो। यस करण, वेरी गुड, गुड कौशिक, आपका यस राइट, करो भाई याद। बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन है ना, स्ट्रेस था जो डिफॉर्म करता है, स्ट्रेन था जो मेजर करता था कि कितनी डिफॉर्मेशन है, और फिर हम उनकी रेशो ले लेते थे जिसको हम वो मॉडुलस बोल देते थे, यंग्स मॉडुलस एटसेट्रा। बिल्कुल वैसे ही है ना बच्चों, वही सीक्वेंस है ना। आ, इसके यूनिट्स क्या होंगे बच्चों? ये डायमेंशनलेस ही हो जाएगा, करेक्ट। एंड बच्चों इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी? ससेप्टिबिलिटी से क्या पता चलेगा हमें? जितना ससेप्टिबिलिटी ज्यादा, मतलब उतना मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है ना। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है, दिस डिनोट्स ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे हम 11th में कहते थे कि जितना यंग्स मॉडुलस ज्यादा है उतना बॉडी इलास्टिक ज्यादा है, ऐसे हम यहाँ कहते हैं कि जितना ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है उतना बॉडी मैग्नेटाइज ज्यादा हो सकती है। क्लियर बच्चों? ओके, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। आ, आपने बच्चों होमवर्क में एक्सरसाइज 01 में से एक अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है,
बी है। एक्सरसाइज 01 का बच्चों बी पार्ट कर लेना। बाकी एक वो क्वेश्चन आपने ट्राई करना है ना, एपरेंट एंगल ऑफ डिप वाला। हाँ ये बच्चों वो बूस्टर करना है डिस्कस, करंट वाला कब करें बताओ। सैटरडे रखेंगे ठीक है, या मंडे रखना है करण। सैटरडे रखते हैं ना, सैटरडे आपकी भी शायद क्लासेस कम होती हैं। सैटरडे रखेंगे ठीक है, मैं टाइम बता दूंगा। कल मुझे एक बार बच्चों क्लास में फिर से याद करा देना, तो टाइम फिक्स कर लेंगे ठीक है। चलो ओके बच्चों, सी यू देन, बाय।